Greetings of the day, student. So here we are moving forward with decision making and looping statements in C, right? So what we did last time was switch statement and multiple if else statement, I guess. Yes, we also did the program of simple calculator, one for addition, two for subtraction, and so on. I hope you understood it well, and switch statement also. So today we are going to do ternary operator. Okay, ternary operator. Ternary stands for three in some language, I guess, because here we are using three operands. Operands क्या होता है कि हम कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिला के कितने ऑपरेंड होते हैं या कितनी वैल्यूज पे हम ऑपरेट करते हैं उसे ऑपरेंड कहते हैं. ओके, जैसे कि एडिशन होता है तो हम एडिशन में क्या करते हैं, सिंपली a प्लस बी लिखते हैं. ओके, सो a प्लस बी जब हम लिखते हैं उसका मतलब होता है हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं या दो वैल्यूज हैं a और b जिसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं एडिशन. ओके, सिमिलरली टर्नरी ऑपरेटर में दो साइन होती हैं और टोटल तीन वैल्यूज होती हैं. ओके, किस कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स क्या होती है हम देखेंगे. और कौन सी वैल्यू होती है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होती है, कंपैरिजन आर्ग्यूमेंट होती है. हम फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं. सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, अगर कंपैरिजन ट्रू हुई तो क्या करना है, और थर्ड पार्ट में हम क्या लिखते हैं, कंपैरिजन फॉल्स हुई तो क्या करना है. ऐसा सुनने के बाद माइंड में कुछ आई गेस हमें स्ट्राइक होना चाहिए. क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि ऐसा हम कहीं कर चुके हैं. यस, कहाँ कर चुके हैं, वी हैव डन दिस इन इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स सिंटैक्स. इफ एल्स पे अगर कंडीशन सही है तो वी एग्जीक्यूट समथिंग, और अगर कंडीशन गलत है तो वी एग्जीक्यूट समथिंग एल्स. सिमिलरली दिस इज द सिंटैक्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर जो आप यहाँ पे सिंबल्स देख रहे हैं. पहले हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या करना है, वो सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे, और कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करना है, उसका सिंगल स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, सो ये इफ एल्स का शॉर्टर वर्जन है. ओके, इज अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग इफ एल्स स्टेटमेंट. सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू. क्विकली एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि ये हमारा कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी. बाय मिस्टेक चेक कर रहे हैं ए लेस देन बी है कि नहीं. उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखा है, अगर है तो हमें ये प्रिंट करना है कि ए इज लेस, ए छोटा है. नहीं है तो हम कॉलन के बाद जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करेंगे कि ए इज ग्रेटर एंड सेमीकोलन. ओके, ये टर्नरी ऑपरेटर है. दूसरा मेन उसका रीजन है असाइनिंग के लिए यूज होता है, मोस्टली असाइनिंग के लिए, कि मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम को मैं कोई वैल्यू असाइन करूंगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन ए लेस देन बी. अगर ए लेस देन बी सही है तो मैं ए असाइन करूंगा, अदरवाइज मैं बी असाइन करूंगा. ओके, अगेन टर्नरी ऑपरेटर का नेस्टिंग किया हुआ है यहाँ पे. ओके, लार्ज को मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ. लार्ज को कौन सी वैल्यू मैं असाइन करूंगा, पहले चेक करूंगा ए ग्रेटर देन बी है. अगर ए ग्रेटर देन बी है, सही है, तो मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा. पर ये स्टेटमेंट में वापस क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन सी है, तो मैं ए असाइन करूंगा, नहीं तो सी असाइन करूंगा. ओके, सो ये 3 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड किया था जो हमने, उसके हिसाब से है कि अगर ये सही है, ए ग्रेटर देन बी है, तो ए इज द विनर. ए और सी की कंपैरिजन करो आगे जाके. अगर ए ग्रेटर देन बी गलत है तो आप यहाँ पे जंप करके आ जाओ और बी और सी की कंपैरिजन करो. ओके, सिमिलरली बी या सी को बिना डिक्लेयर करो लार्जेस्ट वाला, लार्जेस्ट नंबर का कंपैरिजन है. ओके, उसका ये सेम तीनों की चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं वेरिएबल असाइनिंग के लिए. वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं. ओके, बाद में गो टू स्टेटमेंट है, बट बिफोर गोइंग टू गो टू स्टेटमेंट लेट्स हैव अ लुक एट द टर्नरी ऑपरेटर हियर. ऑलरेडी ए और बी तो यहाँ पे है. लेट मी जूम इन अ बिट. ओके, सो टर्नरी ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, लेट्स से a greater than b. If this condition is true, okay, क्वेश्चन मार्क, ये कंडीशन है, बाद में क्वेश्चन मार्क. अगर ये सही है तो यू विल प्रिंट एफ. ओके, हम क्या प्रिंट करेंगे, कंडीशन सही है इसका मतलब है a इज लार्जर. फाइन. और अगर कंडीशन गलत है तो कॉलन के बाद वाला प्रिंट होगा प्रिंट एफ a इज स्मॉल. ओके, ध्यान रखेंगे इस printf के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं किया है, लास्ट में ही printf के बाद सेमीकोलन किया है क्योंकि मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रहा है. ओके, ये मेरा हाफ स्टेटमेंट है.
फाइन, लेट मी जस्ट क्विकली रन दिस। क्या आना चाहिए, a इज लार्जर आना चाहिए क्योंकि a की वैल्यू 18 है ऑब्वियसली। ओके, इट इज कंपाइलिंग, नाउ इट विल रन, a is larger। ओके, a is larger, क्यों लार्जर है, क्योंकि a की वैल्यू 18 है। सिंपली अगर इसको चेंज करके मैं 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, a is smaller, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, a की वैल्यू b से छोटी है। ओके, ये टर्नरी ऑपरेटर है। दो इसमें सिंबल्स हैं, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। इसके पहले वाला है वो कंपैरिजन है, पहला ऑपरेंड। उसके बाद में ट्रू आएगा तो क्या करना है, वो दूसरा ऑपरेंड है। और अगर फॉल्स आएगा तो क्या करना है, वो तीसरा ऑपरेंड है। यानी कि इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज है ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा हमने वैल्यू असाइनिंग के लिए डिस्कस किया था। ओके, ए बी दिया हुआ है और बाद में हम लिखते हैं मैक्स, मैक्स नाम का वेरिएबल। तो मैक्स नाम के वेरिएबल को क्या असाइनिंग होना चाहिए, हम टर्नरी ऑपरेटर से क्विकली असाइन करेंगे। इफ एल्स में ये हमारे लिए फैसिलिटी नहीं है कि हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर पाए। जो टर्नरी ऑपरेटर देता है, ए ग्रेटर देन बी है तो ए असाइन करिए, अदरवाइज बी असाइन करिए, एज सिंपल एज दैट। इस स्टेटमेंट को समझने की ट्राई करेंगे। मैक्स को हमें वैल्यू असाइन करनी है। कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, बेस्ड ऑन दिस कंपैरिजन, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंपैरिजन सही है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहला वेरिएबल आएगा वो ट्रू कंडीशन के लिए है, और कॉलन के बाद जो दूसरा वेरिएबल आएगा वो फॉल्स कंडीशन के लिए है। तो अभी इस वैल्यूज के हिसाब से मैक्स को कौन सी वैल्यू असाइन होनी चाहिए, बी की। ओके, सो आई राइट डाउन द प्रिंटफ स्टेटमेंट कि प्रिंटफ मैक्स वैल्यू इज परसेंटेज डी कॉमा मैक्स। ओके, मैक्स में जो भी वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगी। फिर कंपेयर कि ए की स्टोर है कि बी की वैल्यू स्टोर है। फाइन, ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट नहीं करता है क्योंकि इट इज विजिबल टू अस। फाइन, लेट्स जस्ट सिंपली रन दिस। मैक्स वैल्यू इज 5 ऑब्वियसली। इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं 25 कर देता हूँ और 5। अब अगर प्रोग्राम रन करेंगे तो ऑब्वियसली और मैक्स वैल्यू विल बी 25। क्लियर है, फाइन। सो ये टर्नरी ऑपरेटर का यूज है। टर्नरी ऑपरेटर को हम नेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे ए बी सी 3 वैल्यूज थी। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से सी को 55 दे देता हूँ तो अब हमारे लिए सी मैक्सिमम है। पर सी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग कैसे करेंगे कि मैक्स इज इक्वल टू, हम पहले सिंपल ही चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए विनर है, तो हम कुछ ए और सी को कंपेयर करेंगे। नहीं है तो हम किसको कंपेयर करेंगे, बी और सी को कंपेयर करेंगे। ओके, सो ये दो ब्रैकेट्स हैं जो, उसके अंदर मैं वापस दूसरा टर्नरी ऑपरेटर लिखने वाला हूँ, यानी एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दूसरा टर्नरी ऑपरेटर। अगर a ग्रेटर देन b सही है तो हम फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आएंगे जहां पे अभी मेरा कर्सर है। वहां पे मैं क्या कंपेयर करूंगा कि a ग्रेटर देन c भी है कि नहीं। ओके, अगर ये भी सही है तो मैं क्या बोलूंगा कि सॉरी, a इज द ग्रेटेस्ट, नहीं है तो c इज द ग्रेटेस्ट। ओके, सो ये खुद से अलग अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर है। और यहाँ पे मैं किसकी कंपैरिजन करूंगा, a ग्रेटर देन b गलत हुआ, मतलब कि b बड़ा है। सो मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगा b ग्रेटर देन c का। अगर ये चीज सही है तो b इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज c इज द ग्रेटेस्ट। ओके, सो जो हमने इफ एल्स नेस्टिंग किया था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर एक लाइन में लिखना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम b ग्रेटर देन c चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम a ग्रेटर देन b चेक कर रहे हैं। ये साथ में लिखने का रीजन ये है कि हमें अच्छे से विजिबल, और कोई रीजन नहीं। अब बीच में स्पेस छोड़ सकते हैं। सो ए ग्रेटर देन बी सही है तो हम यहाँ से जंप करके इस टर्नरी ऑपरेटर के पास आएंगे, इस पूरे ब्रैकेट के पास आएंगे। गलत है तो अगर हम इस ब्रैकेट के पास आ जाएंगे। सो सही है, इसका मतलब है ए ग्रेटर है, तो फिर अगेन हम ए और सी की कंपैरिजन करेंगे, और उसमें भी अगर ए ग्रेटर है तो ए सबसे बड़ा है। अगर ए और सी में से ए ग्रेटर नहीं है तो सी इज द ग्रेटेस्ट। अगर ए ग्रेटर देन बी गलत है तो हम इस काउंट्स पे जंप करेंगे। ओके, वहां पे हम बी और सी के कंपैरिजन करेंगे, और अगर बी और सी में से भी बी बड़ा है तो बी इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज सी इज द ग्रेटेस्ट। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड टर्नरी ऑपरेटर। आई क्विकली रन दिस। हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, सी इज द ग्रेटेस्ट और मैक्स वैल्यू इज 55। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं सी की वैल्यू 55 है, मैक्स वैल्यू इज 55। इफ आई जस्ट चेंज द वैल्यू एज बी टू 105 तो अभी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 हो जाएगी। ओके, सिमिलरली मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, जो मैक्स को वैल्यू असाइन हो रही है वो हमेशा हाईएस्ट है, आप देख सकते हैं। वही हमारा बेसिक प्रोग्राम है। ओके, so this was simple about ternary operator.
try to go through this and practice. Greetings of the day, student. So last time we talked about ternary operator, okay, and this time moving forward with goto statement. So today we are going to talk about goto statement. So why do we use goto statement? It is used to transfer the control of the program. Okay, let's say your program is going sequentially, and suddenly because of something or some condition, you test some condition and you want to transfer the control of program for that point to any other point in whole program. So you can do that using goto statement. Basically, goto means you want to go somewhere. Let's say you are in the third line of the program and you want to go to the last line of the program, so you use go to last line. But last line is not any keyword here. It is not defined by the program, it is defined by you. It is a label. Okay, how to do that, we'll see that. Okay, so generally goto statement is not a good sign for a programmer, because structured languages कैसी होती हैं, वो प्रिडिक्टेबल होती हैं. लोगों को या कोई भी प्रोग्रामर को, देखने वाले को पता होना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज का फ्लो कैसा होगा या आपका प्रोग्राम का फ्लो कैसा होगा, कहाँ जाएगा. इसीलिए गुड प्रोग्रामर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि गोटो स्टेटमेंट अवॉइड करना चाहिए. ओके, वो लेबल यूज करते हैं और कॉलन साइन यूज करते हैं उनकी सिंटैक्स में. ओके, और लेबल है एक वैलिड आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर मतलब नेम है जो यूजर डिफाइन करता है. सिंटैक्स देख लेते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया है गो टू लेबल 1. मैं प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट में या कोई भी जगह पे, लेट्स से लाइन नंबर 3 है, मैं लाइन नंबर 3 में बोल रहा हूँ कि गो टू लेबल 1, और लेबल 1 है वो लाइन नंबर लेट्स से 10 में लिखा हुआ है. ओके, सो हम लाइन नंबर 3 से अपना कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, लाइन नंबर 10 में. बीच की जो 7 लाइन्स है या 7 लाइन्स है वो स्किप हो जाएंगी. सिमिलरली आप ऊपर से जैसे नीचे कंट्रोल ट्रांसफर कर सकते हैं, वैसे ही नीचे से कंट्रोल आप कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ सिंपल सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट. एक एग्जांपल क्या है कि मैं स्टूडेंट से उनके मार्क्स पूछ रहा हूँ कि आप अपने मुझे मार्क्स बताइए. ओके, अगर मार्क्स हैं वो वैलिड नहीं है, यानी कि मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होता है, वो 0 से लेकर 100 के बीच में होता है कोई भी सब्जेक्ट के लिए. इफ देयर इज एन 100 मार्क टेस्ट, ओके, सो मार्क्स होते हैं 0 से 100 के बीच में. सो अगर मार्क्स हैं वो 0 से 100 के बीच में नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ 0 से कम है या 100 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, तो उनको बताऊंगा कि यू हैव एंटर्ड इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मार्क्स. ओके, एंड गो टू लेबल 1. फाइन, else you have entered correct marks. Fine, so we can simply run this program inside a main. So एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं marks. Fine, so marks की वैल्यू हम यूजर के पास से लेंगे. So I'll just quickly type it. Okay, let's say marks, and I'll just scan it. Okay, percentage d outside ampersand sign marks. Okay, मार्क्स में वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है. आफ्टर स्टोरिंग वैल्यू इन मार्क्स हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ मार्क्स इज लेस देन 0. ये पहली कंडीशन है. ओके, सो आफ्टर फर्स्ट कंडीशन हमें अगर और कोई कंडीशन चेक करनी है तो हम दो कंडीशन को मिक्स कर सकते हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर. ओके, ऑपरेटर्स हमें सीखने बाकी हैं, जो हमने बीच में एक चैप्टर को वेट करके रखाया हुआ है. उस चैप्टर में एंड और ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे, और अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ. ओके, सो व्हाट विल वी डू इज इफ मार्क्स आर लेस देन 0, ये है और ऑपरेटर. और का मतलब होता है अगर ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सही है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सही है, तो वी विल गो इनसाइड इफ स्टेटमेंट. ओके, सो अगर मार्क्स है वो 100 से ज्यादा है या फिर मार्क्स है वो 0 से कम है. ओके, इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, कुछ चीजें प्रिंट करेंगे. मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, लेट्स से प्रिंट टैब
you have entered wrong marks. Try again. Okay, you have entered wrong marks. Try again and go to read label. Okay, read one label. Now go to label one. We can name it as label one. अब हमें लेबल वन कहीं पे प्लेस करना पड़ेगा. मैं लेबल वन को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. ओके, कौन सा वेरिएबल या आइडेंटिफायर हमारा लेबल है वो कैसे डिसाइड करेंगे. जो भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर होगा उसके पीछे कॉलन साइन है तो वो हमारा लेबल है. तो मैं लेबल वन यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ. अगर मार्क्स गलत एंट्री होगी तो वो डायरेक्टली उसको कहाँ भेजेगा, लेबल वन पे. अगर मार्क्स सही एंटर्ड है एल्स तो एल्स पार्ट में जाएगा. एल्स पार्ट में हम उसको क्या कर देंगे, सिंपली मार्क्स को प्रिंट कर देंगे. प्रिंट एफ your marks are %d comma marks. Okay, so let's check this one. It is being compiled. We will take a couple of seconds, I guess. Yes, we are good to go. Yeah, enter the marks. Let's say 34 marks. Marks सही है, so your marks are 34. I'll quickly run it again. Let's say अब मैं incorrect marks enter करता हूँ -4. -4 marks possible नहीं है, so you have entered wrong marks. Try again. वापस से वो मुझे marks पूछ रहा है. ये नीचे नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने स्लैश एन नहीं रखा है. सो मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. ट्राई अगेन वाले के बाद मैं क्या कर देता हूँ, एक दो स्लैश एन पुट कर देता हूँ एंड आई विल रन इट अगेन. ओके, सो लेट्स जस्ट चेक इट. इफ आई रन इट अगेन, मार्क्स 56 करेक्ट मार्क्स है, सो मार्क्स इज 56. अगर वापस से रन करके इनकरेक्ट मार्क्स एंटर करते हैं जैसे कि 105 मार्क्स, पॉसिबल नहीं है. यू एंटर्ड रॉन्ग मार्क्स. ट्राई अगेन. वो मुझसे वापस मार्क्स पूछेगा. क्यों मार्क्स पूछ रहा है वापस ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारा लेबल वन यहाँ पे है ऊपर, और लेबल वन ऊपर है इसीलिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ वापस से एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, सो हम ये चीज कर सकते हैं. प्रोग्राम का फ्लो हम चेंज कर रहे हैं. अभी मैं अगर करेक्ट मार्क्स एंटर करता हूँ 67, तो अगेन वो प्रिंट करेगा मार्क्स है 67 और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. सो एवरी टाइम प्रोग्राम का फ्लो ऊपर से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फॉलो माय कर्सर, तब वो इफ स्टेटमेंट पे आके चेक कर रहा है कि मार्क्स अगर सही एरिया में है, सही जोन में है, तो इट विल प्रिंट समथिंग दैट मार्क्स आर करेक्ट, और सॉरी मार्क्स आर इनकरेक्ट. अगर बाहर जोन में है, गलत जोन में है, तो अगर गलत वाले जोन में नहीं है, ये हमने गलत जोन चेक किया है, गलत जोन में है तो मार्क्स आर इनकरेक्ट एंड ट्राई अगेन. गो टू लेबल वन. वो लेबल वन तक पहुंच जाएगा और वापस से प्रिंट एफ और स्कैन एफ पर पूरा प्रोग्राम रन होगा. ओके, सो हम प्रोग्राम का फ्लो है वो कहीं से कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं. प्रोग्राम का फ्लो इस स्टेटमेंट से डायरेक्टली 8th स्टेटमेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं. पहले वो 15th स्टेटमेंट पे था, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं 8th स्टेटमेंट पे. ओके, सो दैट्स व्हाई गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड. जनरली गो टू स्टेटमेंट यूज करना अवॉइड करना चाहिए, पर अगर प्रोग्राम की डिमांड है तो ऑब्वियसली यू कैन यूज इट. हम प्रैक्टिस करेंगे कि गो टू स्टेटमेंट कैसे यूज करें. गो टू सम लेबल, और वो लेबल हम कहीं पे डिफाइन करेंगे ऊपर. क्लियर है. सो गो टू स्टेटमेंट का एक और सिंपल यूज है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि बार बार प्रोग्राम का फ्लो ट्रांसफर करना हो तो कैसे कर सकते हैं. मैं लेट से कोई नंबर्स प्रिंट कर रहा हूँ, नंबर NUM इज इक्वल्स टू 10. ओके, मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करना है. सो मैं वो नंबर कैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ, लेट से नंबर की वैल्यू 10 है, मुझे 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, और मेरा एक काउंट नाम का वेरिएबल है जो मुझे प्रिंट करके दे रहा है. अभी नंबर 1 पे हम पहुंचे हैं. So what I'll do is I'll just print f that number is %d, NUM. ये मेरा नंबर है. ओके, फिर मैं उसको काउंट चेक करूंगा कि कितनी बार मैंने नंबर प्रिंट किया है. मैं एक बार नंबर प्रिंट कर लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, हर बार नंबर को मेरे काउंट को एक प्लस कर देता हूँ कि काउंट इज इक्वल्स टू पुराना काउंट की वैल्यू +1. ओके, और बाद में मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ काउंट is less than
10, अगर काउंट लेस देन 10 है तो मुझे कहाँ जाना है, गो टू लेबल 1, या गो टू, हम लेबल 1 का नाम इस बार दे देते हैं लेबल या फिर प्रिंट लेबल। ओके, ये नाम दे देते हैं। मुझे वहां पहुंच जाना है प्रिंट लेबल पे, और मेरा प्रिंट लेबल ऑब्वियसली कहाँ होगा, प्रिंटिंग के जस्ट ऊपर। सो प्रिंट लेबल, और प्रिंट लेबल इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म हो। सो मैंने एक सिंपल कौन सी मैकेनिज्म तैयार की है, एक नंबर है 10 नाम का, मुझे टोटल 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 1 से, इसलिए मैंने काउंट 1 लिया है। एक यहाँ पे लेबल रखा है, प्रिंट लेबल, क्यों रखा है हम समझेंगे जब हम प्रोग्राम का फ्लो आएगा। सो प्रिंट एट नंबर इज %d, तो हम नंबर नहीं प्रिंट करेंगे, काउंट प्रिंट करेंगे, सॉरी, क्योंकि हमें पहले से नंबर प्रिंट करना है। नंबर हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, लिमिट है। सो काउंट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने काउंट प्रिंट किया, फिर काउंट को मैंने एक बढ़ा दिया। इस चीज का मतलब है इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट कैसे किया, काउंट को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ये काउंट को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। कौन सी वैल्यू, जो काउंट की पुरानी वैल्यू है वो +1, यानी कि जब काउंट की वैल्यू 1 होगी तब काउंट को 1 + 1, उसकी नई वैल्यू असाइनमेंट के बाद हो जाएगी 2। चेक करेंगे कि वो 10 से नीचे है, अगर वो 10 से नीचे है तो हम प्रिंट लेबल पे जाएंगे, या फिर इक्वल टू 10 है तो भी हमें प्रिंट करनी है, तो लेस देन और इक्वल टू रख देते हैं। अगर 10 भी है तो भी हम लेबल को प्रिंट करने जाएंगे। ओके, ये चलता रहेगा कब तक, जब तक 10 नंबर्स प्रिंट नहीं हो जाते तब तक। और हमें हर एक लाइन के बाद ऑब्वियसली नई चीज, न्यू लाइन लानी चाहिए। सो आई विल यूज /n, इसको रन करते हैं क्विकली। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट +1 क्यों नहीं चल रहा, सेमीकोलन मिसिंग है, यस। एरर को ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि एरर एक्सपेक्टेड, सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा था वो, एंड वी विल रन इट। ओके, सो आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो गए। ओके, 1 to 10 नंबर्स क्यों प्रिंट हुए हैं, गो टू स्टेटमेंट के यूज की वजह से। मैंने क्या किया है ध्यान से देखेंगे, नंबर 10 लिए हैं, काउंट 1 लिया है, काउंट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है अपनी, जो भी मैं नंबर काउंट कर रहा हूँ वो। पहले लिया है मैंने एक लेबल, प्रिंट लेबल। ओके, सो एक नंबर में प्रिंट कर देता हूँ काउंट, और काउंट बढ़ा दे रहा हूँ। फिर मैं नीचे जाके जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है उससे पहले काउंट को चेक कर रहा हूँ कि काउंट 10 या 10 से कम है, तो फिर मुझे उसको खत्म नहीं करना है प्रोग्राम को, उसका लेबल को या उसके कमांड को ट्रांसफर कर देना है स्टार्टिंग में प्रिंट लेबल नाम के एक लेबल पे। ओके, सो इसको हम लेबल कहेंगे। लेट मी क्लोज दिस वन, इसको हम लेबल कहेंगे। ओके, और इसको हम कहेंगे गो टू स्टेटमेंट स्पेस लेबल नेम। ये हमारा आइडेंटिफायर है, वो नाम यूजर डिसाइड कर सकता है। मैंने प्रिंट लेबल रखा है, आप उस नाम को कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके, सो गो टू स्टेटमेंट के दो यूज है, प्रोग्राम का फ्लो ट्रांसफर करना, इससे पहले भी हमने प्रोग्राम का फ्लो ट्रांसफर किया, यहाँ पे भी फ्लो ट्रांसफर किया। ओके, सो जस्ट चेक दिस आउट एंड ट्राई इट, राइट। Greetings of the day, student. So moving forward with our discussion of chapter decision making and looping. Decision making part हमने complete कर लिया है। Decision making part में हमने क्या क्या सीखा, we learned if else statements, then we learned multiple if else, nested if else, then we learned go to statement, switch statement। ये सब decision making statements थे कि अगर प्रोग्राम में हमें कहीं भी decision लेने की जरूरत पड़े तो हम कैसे प्रोग्राम का कंट्रोल स्विच कर सकते हैं। ओके, अब हम कौन से पार्ट में आ गए हैं, लूपिंग वाले पार्ट में आ गए हैं। लूपिंग वाले पार्ट में कुछ स्टेटमेंट सीखेंगे, कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम फॉर है, व्हाइल है, डू व्हाइल है, ये जो बहुत फेमस लूपिंग स्ट्रक्चर्स है सी के, वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ही कोर पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का, ध्यान से सीखेंगे इसे। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन और रीच आउट टू मी पर्सनली। ओके, सो लूपिंग इन सी, लूपिंग क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर है। ओके, कोई भी प्रोग्रामिंग का इन एवरी हायर लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सी। ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपीटेशन प्रोवाइड करना। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर्स चॉइस, प्रोग्रामर्स की चॉइस के हिसाब से प्रोग्राम के कोई पर्टिकुलर पार्ट का रिपीटेशन प्रोवाइड करना। जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम हम एक ही बार रन करना चाहेंगे। लेट्स से मैं किसी यूजर से ए और बी नंबर्स मांग रहा हूँ, ठीक है, मैं उसका एडिशन करके यूजर को आंसर दिखा रहा हूँ, या मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करके उसका आंसर यूजर को दिखा रहा हूँ।
but who said I want to perform that program only once? Let's say I want to take user inputs 10 times और उसमें से जो highest user input हो मुझे उसी के आंसर्स दिखाने हैं. ओके, सो हमें क्या करना पड़ता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बार बार रिपीट करना पड़ता है. तो जब भी आपके माइंड में रिपीटेशन आए तो यू शुड स्विच टू लूपिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्ट्रक्चर्स. फाइन, सो दिस इज द मेन यूज ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम. हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करके लूपिंग कर चुके हैं. एक बार वापस उसको रिपीट कर देते हैं कि मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि उसको कितनी बार कोई भी चीज रिपीट करनी है. रिपीटेशन काउंट एंटर करिए. मैंने एक लेबल लिखा है start1 नाम का. ओके, फिर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ. हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद मैं काउंट को एक बढ़ा रहा हूँ कि जो भी काउंट की वैल्यू मैंने डिफाइन की है ऊपर, इनिशियली मैंने काउंट की वैल्यू ऑब्वियसली 1 डिफाइन की होगी. सो अगर काउंट की वैल्यू रिपीट से कम है, ठीक है, काउंट एक एक करके बढ़ रहा है, जब भी मैं printf एंटर कर रहा हूँ या हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा हूँ, बाद में काउंट की वैल्यू एक बढ़ रही है, एक एक प्लस होती जा रही है. सो अगर वो रिपीटेशन काउंट यानी रिपीट नाम की वेरिएबल से कम है तो आप गो टू स्टार्ट लेबल, यानी कि मैं प्रोग्राम का फ्लो यहाँ से लेके अगेन कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ. ठीक है, सो अगेन इट विल गो देयर, कम हियर one by one after executing these statements. Okay, and if it is wrong, again it will jump back to the top of the program. This will go on and on. That is known as looping or repetition. ये हमने मैन्युअल लूपिंग किया है, हमने अपने हिसाब से प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि वो लूप में रहे. सी भी कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, वो देखेंगे. उससे पहले एक बार गो टू स्टेटमेंट वाला लूपिंग एग्जांपल देख लेते हैं. ओके, आप हेलो वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल कंप्लीट करना. मैंने यहाँ दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है जो हमने पिछले टाइम लिया था, उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया हुआ है. लिमिट नाम दिया है कि कितने नंबर्स हमें प्रिंट करना है, दैट इज नोन एज लिमिट. कहाँ से स्टार्ट करना है, दैट इज नोन एज काउंट. हम उसको 1 बाय 1 बढ़ाते जा रहे हैं और हम नंबर्स प्रिंट कर रहे हैं. यहाँ पे मैंने लेबल रखा हुआ है. अगर काउंट है वो लिमिट से कम है तो हम डायरेक्टली प्रिंट लेबल के पास चले जाएंगे और वापस से प्रिंट करते जाएंगे. ओके, सो दिस विल गो ऑन एंड ऑन अप टू दिस लिमिट. ये लिमिट है, तब तक वो चलता जाएगा. राइट, या फिर हम लिमिट की वैल्यू किससे ले सकते हैं, सिंपली यूजर से ले सकते हैं. ओके, सो मैं क्विकली लिमिट की वैल्यू यूजर से ले लेता हूँ. राइट, एंटर. सो एंटर वैल्यू ऑफ limit. Where do we need to go? And then I'll scan it. Let's say percentage %d comma %m limit. Okay, so I'll quickly run this. Enter the value of limit. Let's say I'm entering 10 as usual before, so it will go up to 10. अब यूजर डिसाइड करेगा कि प्रोग्राम कितनी बार लूप में घूमेगा या रन होगा. If I enter 19, it will run it 19 times. If I enter let's say 51, so it will obviously run it for 51 lines. जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर 51 नंबर्स उसने प्रिंट कर दिए हैं. मैंने लाइंस चेंज नहीं किया, आप देखिए प्रोग्राम सेम है. As you can see, this is the power of looping. Looping is a very powerful tool for any programmer कि वो उसे कैसे यूज करते हैं. ठीक है, मैंने अभी तक प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं किया है, प्रोग्राम में मैं सिर्फ नंबर चेंज कर रहा हूँ. ओके, सो यूजर है वो लिमिट एंटर कर रहा है. सिमिलरली अगर मुझे नंबर प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ जैसे कि हमने बात की हेलो वर्ल्ड लाइन प्रिंट करनी है, सो आई जस्ट यूज हेलो वर्ल्ड. ओके, हेलो वर्ल्ड कितनी बार टाइप करना है या कितनी बार रन करना है, लिमिट जितनी बार एंटर करे उतनी बार. ओके, काउंट को मैं निकाल देता हूँ, मुझे काउंट वेरिएबल की जरूरत नहीं है. No, we will need count variable for counting. My mistake. Counting will be 1. So इस बार हम hello world print करेंगे और जैसे प्रिंट कर रहे हैं वैसे उसको काउंट करते जाएंगे. Obviously वो लिमिट जितनी बार है उतनी ही बार प्रिंट होगा. Okay, let us run this. It is being compiled. We have changed it a bit. Okay. Okay, so if I run this again quickly, it will say enter the value of limit. I'll say 3. So it should print 3 times hello world. Yes, it has printed hello world 3 times, but it is not a new line, so I'll quickly change it to /n. Simply run it again.
then I'll say I'll enter 6 times, so it is printing hello world 6 time every time in new line. Okay, so मैं मेरे जस्ट एक इनपुट चेंज की वजह से मेरा आउटपुट कम्प्लीटली चेंज हो रहा है. ओके, कोई एक प्रोग्राम बार बार रन हो रहा है. दिस इज द लूपिंग स्ट्रक्चर जो मैन्युअली क्रिएट किया गया है. बिल्ट इन कुछ लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, वो हम देखेंगे. बिफोर दैट जस्ट जंप इनटू आवर पीपीटी. ओके, सो ये लूपिंग की बात की हमने. लूप कंट्रोल दो तरीके के होते हैं. पहले एक कंडीशन चेक करते हैं, फिर उसको लूपिंग बॉडी में एंटर हो जाता है. लूपिंग बॉडी मतलब जो स्टेटमेंट की हमें जिसको रिपीट करना है बार बार, उसे लूपिंग बॉडी कहते हैं. और बाद में प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू होता है. प्रोग्राम लूप की बॉडी में से बाहर कब आता है? बार बार वो उस चीज को रिपीट करता रहता है. तो इस चीज को रिपीट करना स्टॉप कब करेगा? जब ये कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तभी वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना स्टॉप करेगा और प्रोग्राम के बाहर नहीं, लूप के बाहर आ जाएगा और बाद वाले जो प्रोग्रामिंग की नॉर्मल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा. सिमिलरली इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं क्योंकि टेस्ट की कंडीशन हम पहले चेक करते हैं. ओके, इसे एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं क्योंकि इसमें लूप की बॉडी पहले एग्जीक्यूट हो जाती है एक बार. एटलीस्ट वन टाइम वो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेंगे, बाद में जाके वो कंडीशन चेक करेंगे लूप के बाहर आते टाइम. अगर कंडीशन सही है ओके, तो वापस से वो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे. कंडीशन सही जा रही है तो. अगर गलत है तो वो लूप के बाहर निकल जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप. अभी जो हमने मैन्युअल क्रिएशन किया था कोड ब्लॉक्स में, दिस इज एग्जिट कंट्रोल लूप. ये एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों है, ध्यान से देखेंगे. हमने पूछा एंटर द वैल्यू ऑफ लिमिट. इसमें लूप की बॉडी क्या है? दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप. यहाँ से लूप स्टार्ट हो रही है लेबल से, और लूप खत्म कहाँ हो रही है? इस कंडीशन चेकिंग के बाद खत्म हो जा रही है. So at least this will be executed one time, even if count is less than or equal to limit. Okay, अगर count है वो less than or equal to limit नहीं है, जैसे कि मैं count की वैल्यू यहाँ पे पहले से ही 11 एंटर कर देता हूँ और लिमिट की वैल्यू में क्या एंटर करूंगा? 3. तो ऑब्वियसली ये कंडीशन गलत है, बट एटलीस्ट एक बार ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हम एग्जिट के टाइम पे चेक कर रहे हैं. इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको. इफ आई जस्ट रन दिस क्विकली. ओके, सो वो मुझसे लिमिट की वैल्यू पूछेगा, मैं बोलूंगा लिमिट की वैल्यू 3 है. फिर भी उसने एक टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया. ओके, मैंने उसको क्या बोला था कि कहाँ से हेलो वर्ल्ड प्रिंटिंग स्टार्ट करना है? 11 से, और 3 तक जाना है. पर 11 से लेकर 3 तक हम जा नहीं सकते क्योंकि 3 इज द लोअर थिंग. सो काउंट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट. स्टिल वन टाइम दिस इज प्रिंटेड. व्हाई? बिकॉज लूप की बॉडी पहले थी और लूप की कंडीशन चेकिंग बाद में, लास्ट में. सो दिस इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप. ओके, इसको हम क्या कहेंगे? एग्जिट कंट्रोल्ड लूप डिजाइंड यूजिंग goto statement. Okay, exit control loop designed using goto statement. This is our thing, right? Jumping back to our ppt again. So this is entry control loop जिसमें पहले कंडीशन चेकिंग होती है तो ही लूप में एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल जाता है. यहाँ पे एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हो ही जाती है, बाद में कंडीशन टेस्ट हो जाती है. सो दिस इज एग्जिट कंट्रोल. जहाँ पे कंट्रोलिंग कहाँ पे होता है? जहाँ पे कंडीशन चेक होती है. और कंडीशन लास्ट में चेक करते हैं तो एग्जिट कंट्रोल है. कंडीशन पहले एंट्री पे ही चेक कर लेते हैं तो एंट्री कंट्रोल है. ओके, सो लूप कंट्रोल कैसे करते हैं? एंट्री कंट्रोल, एग्जिट कंट्रोल हमने देखा. सो लूप कंट्रोल उसी लिए की जाती है कि हमें कितनी बार लूप एग्जीक्यूट करनी है. वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लूप का. ओके, कितनी बार लूप घूमेगी, कौन सी कंडीशन के हिसाब से घूमेगी, वो लूप कंट्रोल डिसाइड करता है. बॉडी ऑफ द लूप क्या होता है? जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है, उस स्टेटमेंट्स को बॉडी ऑफ द लूप कहते हैं. अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम कंट्रोल क्या हो जाता है? लूप से बाहर आ जाता है. लूप से बाहर आ जाता है पर प्रोग्राम खत्म नहीं कर देता और ट्रांसफर टू द आफ्टर लूप स्टेटमेंट. आफ्टर लूप प्रोग्राम के काफी सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं. ओके, उसके पास कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है. सो लूप स्ट्रक्चर के दो मेन इंपॉर्टेंट चीज हैं, कंडीशन और बॉडी. उसकी कंडीशन क्या है और उसका लूपिंग बॉडी क्या है जिसको हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है. दैट
सो दो टाइप के लूप है, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, कंडीशन जहाँ पे पहले चेक होती है जिसे हमने बात की, ओके, और बाद में बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसे हम क्या कहते हैं इन लूप्स को, एंट्री कंट्रोल। और बॉडी जहाँ पे पहले एग्जीक्यूट होती है, ओके, और कंडीशन बाद में चेक होती है, उसको क्या कहते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। ओके, और इसका एडवांटेज भी कह सकते हैं और डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। दोनों क्या है कि एटलीस्ट एक बार तो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट होना ही पड़ेगा, इवन इफ द कंडीशन इज रॉन्ग। That can be advantageous sometimes, that can be non-advantageous or disadvantageous sometimes. Okay, because condition is checked at last. Example है, condition is checked first. Okay, so loop body will not be executed at all अगर condition गलत है तो। Examples है while और for loop, बहुत important loops है, और एक do while loop है, exit control loop। जनरली exit control loop कम यूज होती है, क्योंकि मैं कम प्रेफर करता हूँ। ओके, बाकी तीनों लूपिंग स्टेटमेंट है, जो while है, फॉर है और डू वाइल है, वो तीनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है वो वाइल से लिखा है तो आप वो फॉर से भी लिख सकते हैं, फॉर से लिखा है तो आप वाइल और डू वाइल से लिख सकते हैं। तो तीनों लूपों से लिखे गए प्रोग्राम को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी लूप से। ओके, बट एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल का काम सिर्फ अलग अलग होता है। क्लियर है? सो वी विल सी फर्स्ट वाइल लूप, बट बिफोर सीइंग द वाइल लूप we'll discuss some theory part of it in next lecture. Okay, so we'll keep up to the entry control and exit control loop in this lecture. Okay, thank you.